बच्चों, हम आज आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर भारतीय समाज और शिक्षा। तृतीय प्रश्न पत्र है। कुल 100 अंक का होता है और अतिरिक्त मूल्यांकन है इसका 30 और बाह्य मूल्यांकन है 70। इसकी यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसे भारत इसकी यूनिट फर्स्ट का नाम है भारतीय समाज में विविधता, असमानता व भेदभाव। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की विविधता के दो स्वरूप लिखो। दो स्वरूप कौन से? भाषा की भिन्नता है और भारत में अनेक धर्मावलंबी है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो भारतीय समाज में आज भी पिता को महत्व दिया जाता है माता की अपेक्षा। तो पितृसत्तात्मक ही है। सामाजिक व्यवस्था कैसी है? पितृसत्तात्मक। शोषण किसे कहते हैं? जहाँ एक व्यक्ति या समूह श्रम या संसाधन को कोई अन्य व्यक्ति या समूह बिना उचित भुगतान किए ले लेता है। बेगार प्रथा इसी का रूप है। जहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति या समूह श्रम या संसाधन को कोई अन्य व्यक्ति या समूह बिना उचित भुगतान किए ले लेता है। मतलब कि मेहनत तो व्यक्ति पूरा करता है लेकिन उसका भुगतान उसे कम मिलता है, तो उसको वो उसे बेगार प्रथा इसी प्रकार की एक प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में विविधता में एकता है, वर्णन करो। भारतीय समाज में विविधता और एकता। भारतीय समाज में विभिन्नता कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। देश का पूर्व का क्षेत्र पहाड़ी से घिरा है तो दक्षिण का क्षेत्र पानी से घिरा हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक विविधताएं देखने को मिलती है, जैसे भौगोलिक स्थलाकृति। उत्तर में हिमालय ठंडा प्रदेश है और दक्षिण में भारत गर्म है। रेगिस्तान गंगा सिंधु का मैदान है। राजस्थान में अरावली पर्वत की माला है। भाषा और बोलियों की विविधता। भारत में पंजाबी, सिंधी, हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं को बोला जाता है। कई भाषाएं ऐसी है यहाँ पे जो अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन भी हुआ है यहाँ पे। धर्म की विविधता। इस देश में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, आदिवासी आदि कई धर्मों के लोग रहते हैं। अन्य धर्मावलंबी हैं जैसे फारसी, यहूदी आदि। प्रजातियां। भारत में आकृति मूलक ऑस्ट्रेलाइड आदि, दक्षिण भारत और मध्य भारत के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आदि की प्रधानता है। कौन से? ऑस्ट्रेलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की। जातियां। भारत में अनेक जाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता का मूल आधार है, क्या है? सहिष्णुता। विविधता में एकता का मूल आधार क्या है? सहिष्णुता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आमतौर पर काम के लिए कितने घंटे निर्धारित है? 8 घंटे। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, तो सूचना प्राप्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। सामाजिक बहिष्कार से क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वो अलग रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है। जब किसी व्यक्ति का जो समाज के नियमों के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो तो व्यक्ति समाज में रहता है, सम्मान के प्राप्त करता है, और जो समाज के नियमों का उल्लंघन करता है उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अलग रखा जाता है। तो ये अनैच्छिक होता है, व्यक्ति समाज छोड़कर जाना नहीं चाहता लेकिन उसके किसी गलत कृत्य की वजह से उसे अलग से अलग रखा जाता है, समाज से दूर। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत बताइए। समाजशास्त्र के संस्थापकों के रूप में वेबर का नाम आता है। वेबर ने बताया कि वर्ग ही समाज में स्त्रीकरण का बुनियादी रूप है। नंबर 1, वर्ग और जीवन अवसर। एक श्रमिक परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है और उसे विशिष्ट कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है, लेकिन वह शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती है जितने कि उच्च वर्गीय परिवार के बच्चे को मिलती है। इसलिए रोजगार के अवसर दोनों के लिए एक दूसरे से अलग अलग होंगे। एक साधारण तरीके से पढ़ाई करता है और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो दोनों के रोजगार के अवसर भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार वेबर के अनुसार
जीवन अवसर वर्ग निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक श्रमिक का बेटा श्रमिक ही बनता है क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार यही उसके लिए उपयुक्त विकल्प है। वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बाँटा है। उच्च वर्ग, इसमें वे लोग होते हैं जिनके स्वामित्व में उत्पादक संपत्ति है, अर्थात पूंजीपाती पूंजीवादी लोग, जो जो बड़े-बड़े पूंजीवादी लोग हैं, जैसे कि अंबानी ग्रुप है, इस तरीके टाटा ग्रुप है, ये पूंजीवादी लोग हैं। दूसरा है सफेद पोश श्रमिक। इसमें बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शामिल हैं, जैसे प्रबंधक, प्रशासक आदि। जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं या जो शासन कर रहे हैं, वो सफेद पोश श्रमिक कहलाते हैं। बौद्धिक जीवी लोग होते हैं ये। दूसरा है लघु संपत्ति वाले। इसमें स्वरोजगार में लगे लोग ही पाए जाते हैं, जैसे दुकानदार, वकील। लघु संपत्ति में जैसे छोटी मोटी नौकरी, वकील की या दुकानदार का काम करने वाले लोग लघु संपत्ति वाले कहलाते हैं। अगला है शारीरिक श्रमिक वर्ग। इसमें वेतन के बदले अपना शारीरिक श्रम करते हैं। इसमें दैनिक दैनिक वेतन भोगी, जैसे कि मजदूर, इसमें शारीरिक श्रमिक वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत क्या है? तो पहले हम सामाजिक स्थिरीकरण को समझ लेते हैं। मनुष्य में अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनकी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में बताया कि मनुष्य जैसे ही अपने जीवन निर्वाह के साधन उत्पन्न करने लगता है, मन जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके परोक्ष रूप से अपना वास्तविक भौतिक जीवन का सृजन करता है। तो मनुष्य जीने के लिए कुछ न कुछ तो अर्निंग करेगा, तभी अपने परिवार का पालन पोषण करवाएगा और स्वयं का पेट भर पाएगा। तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करता है। तो उन्हीं वो जो प्रयास करता है और अपने साधन जुटाता है, तो इसमें भौतिक जीवन का सृजन करता है। श्रम विभाजन। टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए मानव ने कृषि को उन्नत किया, जिससे कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न किया, तो सभी के भरण पोषण के लिए पर्याप्त था। जब कृषि अधिकांश भारत के लोग कृषि करते थे और कृषि में जब टेक्नोलॉजी का काम आने होने लगा, तो पर्याप्त रूप से भरण पोषण के लिए भोजन उत्पन्न होने लग गया। परिणाम स्वरूप अन्य लोग दूसरी गतिविधियों में लग गए। इसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। जब अधिकांश व्यक्ति कृषि में लग गए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी उपज प्राप्त होने लगी, ज़्यादा उपज प्राप्त होने लगी, कि जो व्यक्ति जो रह गए वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं। तो इसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। वर्ग और स्तरीकरण। मार्क्स ने 2 मुख्य स्तरों के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया। एक वर्ग शासित तथा दूसरा शासक है। शासित वह वर्ग है जो साधन के साथ उत्पादन करके काम करता है ना? साधन के साथ उत्पादन करके काम करता है। दोनों वर्गों के बीच के रिश्ते को मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता कहा है। क्या है? दोनों वर्गों के बीच के क्या रिश्ता है? उत्पादन का रिश्ता है। एक उत्पादन करता है और एक उसका उस पर अपना कमांड रखता है। शासक वर्ग वह उत्पादन और आजीविका के साधनों पर अधिकार किए रहता है। शासक वर्ग जो होता है उत्पादन और जीविका के साधनों पर अधिकार किए रहता है। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक होता है और उसके अंडर में कई कर्मचारी होते हैं। तो शासक वर्ग तो हो गया मालिक और बाकी उसके कर्मचारी हो गए। इससे सामाजिक अर्थव्यवस्था में विशेष दर्जा शामिल है और ये श्रम के बल को हथियाता है। मेहनत कौन करता है? फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, है ना? और मालिक कौन होता है? जो शासक होता है। तो वो क्या करता है? श्रम के बल को हथियाता है। दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर तो हैं, साथ ही वे परस्पर विरोधी भी हैं। दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर है। जब भी उत्पादन होगा तो उसे बेचने का कार्य, इसको कुछ और करने का कार्य उसका मालिक करेगा। तो है ना, वो इस पे निर्भर भी है, क्योंकि जब तक वर्कर काम करके नहीं देंगे तब तक मालिक को कुछ उत्पादन कैसे मिलेगा। और एक दूसरे के विरोधी इसलिए है क्योंकि जितने काम के घंटे पे जितनी मजदूरी तय की जाती है, वो उनकी मेहनत से कम होती है। इसलिए वो एक दूसरे के विरोधी भी माने जाते हैं, जिसको पूरा करने के लिए कभी-कभी हड़तालें भी की जाती है। वर्ग और सामाजिक बदलाव। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के जरिए होता है। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व होने के कारण ही वर्ग द्वंद्व उत्पन्न होता है। जब एक वर्ग है उसका किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व है,
तो उससे क्या वर्ग का द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। इससे परिवर्तन आता है, इससे वर्ग संघर्ष का एक नया रूप ले लेता है और सामंती युग में जमींदार और किसान मुख्य वर्ग थे। पहले क्या था, जमींदार और किसान थे। जमींदार अपनी ज़मीन पर किसानों को काम करने के लिए देता था और वो उनसे सारा कुछ ही प्राप्त करता था। और आधुनिक युग में क्या है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग है। वर्ग चेतना के बिना श्रमिक वर्ग एक सचेत वर्ग के रूप में काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, यह समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसका उत्तराधिकार से घनिष्ठ संबंध है, अर्थात बच्चे अपनी सामाजिक स्थिति अपने माता पिता से पाते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है, जैसे एक किसी के घर चमार का काम हो या जूते चप्पल का काम हो, तो अधिकांश ये देखा जाता है कि उसका पुत्र भी वही काम करता है। जैसे एक ने दुकान खोली तो उसका पुत्र भी धीरे-धीरे उसी दुकान पर बैठना चालू कर देता है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी व्यवस्थाएँ ये स व्यवस्था बनती चली जाती है। तो उत्तराधिकार से इसका घनिष्ठ संबंध है, यानी कि अ, उसका जो एक व्यक्ति है उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति जिसको वो घोषित करता है, वही होता है। अर्थात बच्चे अपनी सामाजिक स्थिति अपने माता-पिता से प्राप्त करते हैं। तो माता-पिता से उनके बच्चों को रूप में उत्तराधिकार प्राप्त होता है। बचपन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-से हैं? पहला है माता-पिता की आर्थिक सामाजिक स्थिति। बचपन यदि माता-पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो बालक कभी किसी तनाव में या किसी परेशानी में नहीं रहेगा और जो चाहेगा वो उसको मिलेगा। लेकिन माता-पिता की आर्थिक स्थिति खराब है, तो सामाजिक स्थिति भी खराब होगी, क्योंकि समाज में उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी और बालक भी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। दूसरा है माता-पिता का शिक्षित व अशिक्षित होना। यदि माता-पिता शिक्षित हैं, तो बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं और उसके शिक्षा के प्रति जागरूक रह सकते हैं। यदि माता-पिता अशिक्षित हैं, तो बालक को क्या करवाना है, कैसे पढ़ाना है, इसके लिए वो दूसरों पर निर्भर रहेंगे और कोई डिसीज़न ले पाने की स्थिति में कम ही हो पाते हैं। तीसरा है सौतेली माँ व एकल परिवार। यदि किसी बच्चे की सौतेली माँ है, तो हमेशा उसे वो लगेगा कि ये मेरी माँ नहीं है और मुझे मेरी माँ जैसा प्यार नहीं देती है। तो उसके मन में एक आत्मविश्वास की भावना कमज़ोर हो जाएगी। वो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा या इस तरीके से रहेगा, तो उसका बचपन प्रभावित होगा। एक है एकल परिवार, संयुक्त परिवार में चाचा-चाची, ताऊ, दादा-दादी वगैरह सभी लोग रहते हैं और सबके हाथों में बच्चे पलते हैं और बच्चे सबके बीच में रहकर एक समाज में कैसे उठना-बैठना है, जीना है, कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे रहना है, या कभी मम्मी-पापा हम छोड़ के वहाँ दादा-दादी के पास छोड़ के चले, तो उनके साथ दादा-दादी के साथ रहना भी सीख जाता है। चाचा-चाची सबके बीच में रहकर बड़े परिवार में बच्चा सीख जाता है। लेकिन एकल परिवार हो और दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पे चले गए, तो बच्चा दिन दिन भर घर में अकेलापन महसूस करता है। ठीक है? चौथा पॉइंट है परिवार में बच्चों की संख्या। यदि परिवार में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इनकम फिक्स है, तो यदि एक परिवार में 1 लाख रुपए की इनकम होती है और वहाँ 10-11 बच्चे हैं, तो वो सारी 1 लाख रुपए उनके महीने के खत्म हो जाएँगे। उनको पैसा नहीं बचेगा और बच्चों की पढ़ाई पर और उनके करियर पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाएँगे। यदि उसी परिवार में 1 लाख रुपए की इनकम है और 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दे पाएँगे। उनकी पढ़ाई पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर, हर बात पे उनका ध्यान जाएगा और सेविंग भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।